1972 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। दुनिया भर के तमाम देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए थे। खेल शुरू हुए एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत चुका था। कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ओलंपिक गेम्स विलेज में कुछ ऐसा होने वाला है जो खेलों के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। तारीख थी 5 सितंबर 1972। खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 8 अजनबी लोहे की दीवार फांदकर ओलंपिक विलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां कनाडा के कुछ खिलाड़ी पहुंच गए। दीवार फांदने वाले अजनबी सहम गए। कनाडा के खिलाड़ियों ने उन्हें किसी दूसरे देश के खिलाड़ी समझ और फिर दीवार फांदने में उनकी मदद की। लोहे की दीवार पार करने के बाद कनाडा के खिलाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ ट्रैक सूट पहने अजनबी उस इमारत के बाहर पहुंच गए जहां इजरायली खिलाड़ियों को ठहराया गया था। इस इमारत में दाखिल होते ही इन अजनबियों का असली चेहरा सामने आ गया। ये कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि हथियारों से लैस आतंकी थे। ये PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। 8 आतंकी हाथों में हथियार लेकर अपने मिशन को अंजाम देने निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने जिस अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश की उसमें रह रहे पहलवान योसेफ गॉटफ्रॉन्ड अभी जाग रहे थे। शोर सुनकर वो दरवाजे तक पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गॉटफ्रॉन्ड ने शोर मचाकर अपने बाकी साथियों को खबरदार कर दिया। पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कुछ खिलाड़ी भागने की कोशिश करने लगे लेकिन रेसलिंग कोच मोसे वेनबर्ग दौड़कर किचन में घुसे और मुकाबला करने के लिए चाकू उठा लिया। अगले ही पल एक आतंकी की बंदूक गरजी और गोली मैसो के गले को छेदती हुई निकल गई। इसके बाद आतंकियों ने हॉस्टल पर एक एक कमरे की तलाशी ली और खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। गोलीबारी के बीच कुछ खुशकिस्मत खिलाड़ी भागने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत भी थे जिन्होंने पूरी हिम्मत जुटाकर आतंकियों का मुकाबला किया। वो अपने साथियों को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ गए, लेकिन आतंकियों ने उन्हें गोली मारने में देर नहीं लगाई। अगले दिन ये खबर सनसनी बनकर पूरी दुनिया में फैल गई कि फिलिस्तीन आतंकियों ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। अब तक बाहर वालों को ये पता नहीं था कि 2 खिलाड़ी पहले ही मारे जा चुके हैं। आतंकियों ने मांग रखी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए, लेकिन इजराइल ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आतंकियों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आतंकियों ने 2 खिलाड़ियों के शव को हॉस्टल के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वो ये संदेश देना चाहते थे कि यही हाल बाकी खिलाड़ियों का भी होगा, लेकिन इजराइल का इरादा नहीं बदला। इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के सख्त तेवर देखकर दुनिया दंग थी। लोगों को लग रहा था कि इजराइल ने अपने खिलाड़ियों को आतंकियों के भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल जर्मनी को इस बात के लिए राजी करने में जुटा था कि वो म्यूनिख में अपने स्पेशल फोर्सेस भेज सके, लेकिन जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ओलंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों को बंधक बनाना और मोल भाव करना, पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इजराइल की ओर देख रही थी। लोग सांसें थामे इंतजार कर रहे थे कि आखिर इजरायली खिलाड़ियों का क्या होगा। इसी बीच आतंकियों ने एक नई मांग रखी और जर्मन सरकार ने वो मांग मान भी ली। आतंकियों ने मांग रखी कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए। वो बंधक इजरायली खिलाड़ियों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। जर्मन सरकार की रणनीति थी कि इसी बहाने आतंकी और खिलाड़ी बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट पर आतंकियों को निशाना बनाना आसान होगा। प्लान के मुताबिक आतंकियों को बस मुहैया कराई गई जो उन्हें एयरपोर्ट तक ले गई। एयरपोर्ट पर अंधेरे में जगह जगह शार्प शूटर तैनात कर दिए गए थे। पूरी दुनिया अपने टीवी स्क्रीन पर इस मंजर को लाइव देख रही थी। खिलाड़ियों को बस से उतारकर हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। इसके कुछ ही सेकंड बाद शार्प शूटरों ने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुद को चारों तरफ से घिरता देख आतंकियों ने निहत्थे खिलाड़ियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा दिया गया, फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे खिलाड़ियों को भी गोलियों से भून दिया गया। कुछ ही मिनटों में एयरबेस पर मौजूद हर आतंकी मारा गया। साथ ही इजराइल के 9 खिलाड़ी भी आतंकियों की गोलियों के शिकार बन गए। शुरू में टीवी के जरिए ये खबर फैलाई गई कि सिर्फ आतंकी मारे गए हैं, सभी 9 खिलाड़ी सुरक्षित हैं। लेकिन अगली सुबह ये साफ हो गया कि इजराइल का कोई भी खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा है। फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को म्यूनिख ओलंपिक में बंधक बनाया और उन्हें मार दिया। इस खौफनाक मिशन को अंजाम देने वाले 8 आतंकी भी मारे गए, लेकिन इजराइल इतने भर से शांत बैठने वाला नहीं था। उसने अपनी खुफिया एजेंसी
मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिनका वास्ता ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से था। इस मिशन को नाम दिया गया था रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। म्यूनिक नरसंहार के 2 दिन के बाद इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी की और करीब 200 आतंकियों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इतने भर से रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ गुप्त मीटिंग की और उनसे एक ऐसा मिशन चलाने को कहा जिसके तहत दुनिया के अलग अलग देशों में फैले उन सभी लोगों के कत्ल का निर्देश दिया जिनका वास्ता ब्लैक सितंबर से था। सबसे पहले मोसाद ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जिनका संबंध म्यूनिक नरसंहार से था। इसके बाद मोसाद के ऐसे एजेंट्स तलाशे गए जो गुमनाम रहकर ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड को अंजाम देने के लिए तैयार थे। इन एजेंट्स से कहा गया कि उन्हें सालों तक अपने परिवार से दूर रहना होगा। वो अपने मिशन के बारे में परिवार को भी नहीं बता सकते और सबसे बड़ी बात ये कि पकड़े जाने पर इजराइल उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा, यानी बिना किसी पहचान, बिना किसी मदद के उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था। मिशन शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर मोसाद एजेंट्स ने वेल ज्वेटर और महमूद हमसारी का कत्ल कर सनसनी मचा दी। अब बारी थी अगले निशाने की। यहाँ भी मोसाद की टीम ने ब्लैक सितंबर से संबंध रखने के शक में एक शख्स की दिन रात निगरानी शुरू की। हुसैन अल बशीर नाम का ये शख्स होटल में रहता था और होटल में वो सिर्फ रात को आता था और दिन शुरू होते ही निकल जाता था। मोसाद की टीम ने उसे ख़त्म करने के लिए उसके बिस्तर में बम लगाने का प्लान बनाया। बम लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये काम तो आसानी से हो गया। मुश्किल ये था कि कैसे ये पता किया जाए कि हुसैन अल बशीर बिस्तर पर है, तभी धमाका किया जा सकता है। इसके लिए एक मोसाद एजेंट ने बशीर के ठीक बगल वाला कमरा किराए पर ले लिया। वहाँ की बालकनी से बशीर के कमरे में देखा जा सकता था। रात को जैसे ही बशीर बिस्तर पर सोने के लिए गया, एक धमाके के साथ उसका पूरा कमरा उड़ गया। इजराइल का मानना था कि वो साइप्रस में ब्लैक सितंबर का प्रमुख था। हालांकि उसकी हत्या के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी KGB से उसकी नज़दीकियां अहम मानी गई। फिलिस्तीनी आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के शक में बेरूत के प्रोफेसर बासिल अल कुबैसी को गोली मार दी गई। मोसाद के 2 एजेंट्स ने उसे 12 गोलियां मारी। मोसाद की लिस्ट में शामिल 3 टारगेट लेबनान में भारी सुरक्षा के बीच रह रहे थे और अभी तक के हत्याओं के तरीकों से उन तक पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए उनके लिए विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। यह ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड का ही एक हिस्सा था। 9 अप्रैल 1973 को इजराइल के कुछ कमांडो लेबनान के समुद्री किनारों पर स्पीड बोट के जरिए पहुंचे। इन कमांडोज को मोसाद एजेंट्स ने कार से टारगेट के करीब पहुंचाया। कमांडोज आम लोगों की पोशाक में थे और कुछ ने महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे। पूरी तैयारी के साथ इजरायली कमांडोज की टीम ने इमारत पर हमला किया। इस ऑपरेशन के दौरान लेबनान के 2 पुलिस अफसर, एक इटालियन नागरिक भी मारे गए। वहीं इजराइल का एक कमांडो घायल हो गया। इस ऑपरेशन के फौरन बाद 3 हमले और किए गए। मोसाद के एजेंट्स दुनिया में घूम घूम कर म्यूनिक कत्लेआम के गुनाहगारों को मौत बांट रहे थे, लेकिन क्या इजराइल के बदले की कहानी थम गई? इंतकाम के आग में धधक रहे इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद का खूनी खेल अभी थमा नहीं था, क्योंकि उसकी हिट लिस्ट में और लोगों के नाम शुमार थे और जब तक इस हिट लिस्ट में से सभी नाम मिटा नहीं दिए जाते तब तक उसके एजेंट्स का मिशन खत्म नहीं हो सकता था। लिहाजा मोसाद के एजेंट्स एक बार फिर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। अब बारी थी उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की जो सीधे तौर पर म्यूनिक कत्लेआम से जुड़े थे। और एक बार फिर शुरू हुआ मोसाद का खूनी इंतकाम और अपने इस मिशन के तहत 28 जून 1973 को ब्लैक सितंबर से जुड़े मोहम्मद बौदिया को उसकी कार की सीट में बम लगाकर उड़ा दिया। 15 दिसंबर 1979 को 2 फिलिस्तीनी अल सलेम अहमद और इब्राहिम अब्दुल अजीज की साइप्रस में हत्या हो गई। 17 जून 1982 को PLO के 2 वरिष्ठ सदस्यों को इटली में अलग अलग हमलों में मार दिया गया। 23 जुलाई 1982 को पेरिस में PLO के दफ्तर में उप निदेशक फदल दानी को कार बम से उड़ा दिया गया। अगला नंबर था अली हसन सलामे का, वो शख्स जो म्यूनिक कत्लेआम का मास्टरमाइंड था और जिसने इजरायली एथलीटों को बंधक बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। मोसाद ने सलामे को एक कोड नाम दिया था, रेड प्रिंस।
मोसाद के जासूस अली की तलाश पूरी दुनिया में कर रहे थे, लेकिन ये बात सलामे भी जानता था और इसलिए उसने अपने इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया था। नॉर्वे में साल 1973 और स्विट्जरलैंड में साल 1974 में मोसाद ने सलामे को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद साल 1974 में स्पेन में एक बार फिर सलामे की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर बच निकला। साल 1979 यानी 5 साल बाद मोसाद ने एक बार फिर सलामे को लेबनान की राजधानी बेरूत में ढूंढ निकाला। 22 जनवरी 1979 को एक कार बम धमाका कर सलामे को भी मौत के घाट उतार दिया गया। म्यूनिक कत्लेआम का गुनाहगार मारा जा चुका था, लेकिन म्यूनिक कत्लेआम के 7 साल बाद तक चले मोसाद के ऑपरेशन में उसके एजेंट्स ने 11 में से 9 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। वैसे ये भी एक सच है कि करीब 20 साल तक चले इस सीक्रेट ऑपरेशन में मोसाद ने कुल 35 फिलिस्तीनियों को मारा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।